पर्वत निर्माण के सिद्धांत। पर्वत निर्माण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन सिद्धांतों को दो वर्गों में रखा जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन सिद्धांतों को रखा जाता है जिसके अनुसार भूपटल पर पर्वतों का निर्माण धरातलीय क्षैतिज संचलन के कारण भूपटल में सिकुड़न व वलन होने से होता है। दूसरे वर्ग के अंतर्गत उन सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है जिसके अनुसार पर्वतों का निर्माण लंबवत संचलन के कारण होता है। प्रथम वर्ग के सिद्धांतों को पुनः दो वर्गों में रखा जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें क्षैतिज संचलन पृथ्वी में सिकुड़न होने से उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत संकुचन सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। इस वर्ग के अंतर्गत कोबर तथा जेफ्रीज के सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। दूसरे वर्ग के अंतर्गत उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिनमें क्षैतिज संचलन की उत्पत्ति महाद्वीपीय प्रवाह के कारण होती है। इसके अंतर्गत महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत को सम्मिलित किया जाता है। इसमें वेगनर, होम्स, जॉली तथा डेली के सिद्धांत महत्वपूर्ण है। पहला, कोबर का पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान कोबर ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए भूसन्नति सिद्धांत का कोबर का पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान कोबर ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोबर का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन दृढ़ भूखंडों तथा भूसन्नतियों में संबंध स्थापित करना था। कोबर ने इस तरह अपनी भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर पर्वत निर्माण की क्रिया को समझाने का भरसक प्रयास किया है। इनका सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित है। पृथ्वी में संकुचन होने से उत्पन्न बल से अग्रदेशों में गति उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित होकर संपीड़नात्मक बल के कारण भूसन्नति का मलबा वलित होकर पर्वत का रूप धारण करता है। जहाँ पर आज पर्वत है वहाँ पर पहले भूसन्नतियाँ थी, जिन्हें कोबर ने पर्वत निर्माण स्थल बताया है। इन भूसन्नतियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे जिन्हें क्रेटोजेन कहा गया है। कोबर के अनुसार भूसन्नतियाँ लंबे तथा चौड़े जलपूर्ण गर्त थी। पर्वत निर्माण की पहली अवस्था भूसन्नति निर्माण की होती है, जिसके दौरान पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसन्नति का निर्माण होता है। इसे भूसन्नति अवस्था कहते हैं। प्रत्येक भूसन्नति के किनारे पर दृढ़ भूखंड होते हैं, जिन्हें कोबर ने अग्रदेश या फोरलैंड बताया है। इन दृढ़ भूखंडों के अपरदन से प्राप्त मलबा का नदियों द्वारा भूसन्नति में धीरे धीरे जमाव होता रहता है।
इस क्रिया को अवसादीकरण कहते हैं। अवसादी जमाव के कारण भार में वृद्धि होने से भूसन्नति की तली में निरंतर धंसाव होता जाता है। इसे अवतलन की क्रिया कहते हैं। इन दोनों क्रियाओं के लंबे समय तक चलते रहने के कारण भूसन्नति की गहराई अत्यंत अधिक हो जाती है तथा अधिक मात्रा में मलबा का निक्षेप हो जाता है। जब भूसन्नति भर जाती है तो पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण भूसन्नति के दोनों अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। इसे पर्वत निर्माण की अवस्था कहते हैं। इस तरह भूसन्नति के दोनों पार्श्वों के संडासी के समान सरकने के कारण भूसन्नति के तलछट पर वलन उत्पन्न होते हैं। अग्रदेशों के पास सरकने से उत्पन्न संपीड़नात्मक बल के कारण भूसन्नति के तलछट में सिकुड़न तथा मोड़ पड़ने लगता है, जिस कारण मलबा वलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है। भूसन्नति के दोनों किनारों पर दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, जिन्हें कोबर ने रैंडकेटेन नाम दिया है। भूसन्नति के मलबा का पूर्णतः या आंशिक रूप में वलित होना संपीड़न के बल पर आधारित होता है। यदि संपीड़न का बल सामान्य होता है तो केवल किनारे वाले भाग ही वलित होते हैं तथा बीच का भाग वलन से अप्रभावित रहता है। इस अप्रभावित भाग को कोबर ने श्वासन वर्ग की संज्ञा प्रदान की है, जिसे सामान्य रूप से मध्य पिंड या मीडियन मास कहा जाता है। जब संपीड़न का बल सर्वाधिक सक्रिय होता है तो भूसन्नति का समस्त मलबा वलित हो जाता है तथा मध्य पिंड का निर्माण नहीं हो पाता है। संपीड़न बल जितना ही अधिक तीव्र होता है, पर्वतीकरण में उतनी ही अधिक जटिलता आती है। कभी कभी वलन की ग्रीवा टूटकर दूसरे वलन पर चढ़ जाती है, जिस कारण ग्रीवा खंड का निर्माण होता है। कोबर ने अपने विशिष्ट मध्य पिंड के आधार पर विश्व के वलित पर्वतों की संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। टेथिज भूसन्नति के उत्तर में यूरोप का स्थल भाग तथा दक्षिण में अफ्रीका का दृढ़ भूखंड था। इन दोनों अग्रदेशों के आमने सामने सरकने के कारण अल्पाइन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अफ्रीका के उत्तर की ओर सरकने के कारण बेटिक कार्डिलरा, पेरेनीज प्रोविंस श्रेणियाँ, मुख्य आल्प्स, कार्पेथियंस, बाल्कन पर्वत तथा कॉकेसस का निर्माण हुआ। इसके विपरीत यूरोपीय दृढ़ भूखंड के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण एटलस, एपिनाइन्स, डिनाराइट्स, हेलेनाइट्स, टाराइट्स आदि पर्वतों का निर्माण हुआ। कार्पेथियंस तथा दिनारिक आल्प्स के मध्य वलन से अप्रभावित हंगरी का मैदान मध्य पिंड का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसी तरह पेरेनीज श्रेणियों तथा एटलस के मध्य रूम सागर का भाग एक मध्य पिंड है। टॉरस तथा पोंटिक श्रेणियों के मध्य अनातोलिया का पठार, अलबुर्ज और जैग्रोस पर्वतों के बीच ईरान का पठार, हिमालय
तथा कुनलुन के बीच तिब्बत का पठार, पश्चिमी द्वीप समूह के पर्वत तथा मध्य अमेरिकी श्रेणी के बीच कैरेबियन सागर, वासाच श्रेणियों तथा सियरा नेवादा के मध्य बेसिन रेंज क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि मध्य पिंड के उदाहरण है। इस तरह कोबर ने अपने सिद्धांत में मध्य पिंड की कल्पना करके पर्वतीकरण को उचित ढंग से समझाने का प्रयास किया है तथा मध्य पिंड की यह कल्पना कोबर के विशिष्ट पर्वत निर्माण स्थल की अच्छी तरह व्याख्या करती है। यद्यपि वर्तमान समय तक भूगर्भवेत्ताओं ने 4 प्रमुख पर्वतीकरण के युगों का पता लगाया है, किंतु कोबर ने ऐसे 6 युगों का उल्लेख किया है। इनमें 3 घटनाएं कैम्ब्रियन युग से पहले घटित हुई मानी गई है तथा इनके विषय में बहुत कम ज्ञान है। 2 पर्वतीकरण के बीच एक शांत काल होता है जिस समय पर्वत निर्माण रुक जाता है। हिमालय के निर्माण के विषय में कोबर ने बताया कि पहले टेथिस सागर था, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड अग्रदेश के रूप में थे। इयोसीन युग में दोनों आमने सामने सरकने लगे, जिस कारण टेथिस के दोनों किनारों पर तलछट में वलन पड़ने से उत्तर में कुनलुन पर्वत तथा दक्षिण में हिमालय की उत्तरी श्रेणी का निर्माण हुआ। दोनों के बीच तिब्बत का पठार मध्य पिंड के रूप में बचा रहा। आगे चलकर मध्य हिमालय तथा लघु शिवालिक श्रेणियों का भी निर्माण हुआ। कोबर के सिद्धांत की आलोचना। यद्यपि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित कई तथ्यों का उचित उल्लेख करता है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें दोष दिखाई देते हैं। पहला, कोबर द्वारा वर्णित पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न बल पर्वत निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा, पूर्व पश्चिम फैले पर्वतों आल्प्स हिमालय का स्पष्टीकरण होता है, किंतु उत्तर दक्षिण फैले पर्वतों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है।